उस वक्त हमेशा की तरह विशाल अपने रिसेप्शन डेस्क पर बैठा हुआ है और अपने फोन में बिजी है। तभी सामने से किसी के कदमों की हल्की हल्की सी आहट उसे सुनाई देती है। सबसे पहले तो वो इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कदमों की आहट उसे अपने और करीब महसूस होने लगती है। और फिर वो अपने काम से अपनी नजरें हटाकर सामने देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने उसके डेस्क पर कोई बैठा हुआ है। ये एक लड़की के पैर हैं, जिसने बेहद ही कामुक अंदाज में अपने पैरों को ऊपर उठा रखा है। विशाल की आंखें धीरे धीरे उसके सुडोल मखमली पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। स्कर्ट पर आकर विशाल की नजरें एक पल को ठिठक जाती हैं। टाइट स्कर्ट जो कि घुटनों से भी ऊपर तक मौजूद है। और फिर अचानक से विशाल की नजरों को अपनी तरफ घूरता हुआ महसूस करके ये स्कर्ट वाले पैर ऊपर को उठने लगते हैं। और देखते ही देखते लड़की अपने दोनों पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा लेती है। लड़की के ऐसा करते ही विशाल के पीछे कहीं से सीटी की जोरदार आवाज आती है। विशाल दोबारा से चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी विशाल की नजरें उस लड़की के चेहरे को देखने लगती है, और उस चेहरे को देखकर विशाल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने अभी मौजूद वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या है। टाइट स्कर्ट और टाइट टी शर्ट पहनकर बैठी हुई दिव्या भला की खूबसूरत लग रही है। उसका हुस्न जैसे उसके टाइट कपड़ों से बाहर आने को बेचैन है। विशाल को दिव्या का यह नया अवतार देखकर तो जैसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो ना चाहते हुए भी दिव्या की तरफ देखने को जैसे मजबूर हो जाता है। उसके हाथ फोन पर चल तो रहे हैं, लेकिन उसकी निगाहें कनखियों से बार बार दिव्या की खूबसूरती को देख रही हैं। विशाल दिव्या की खूबसूरती को देख रहा है ये कहना झूठ होगा, बल्कि उसकी निगाहें कहीं और ही हैं, जो बात हम में से सबको पता है। तभी अपनी तरफ घूरती हुई निगाहों को देखकर दिव्या मजाक उड़ाते हुए कहती है, सिर्फ घूरते ही रहोगे, पास नहीं आओगे? दिव्या के बात करने का ये लहजा विशाल को कुछ वक्त के लिए समझ में नहीं आता, क्योंकि दिव्या बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं करती। वही विशाल को खामोश देखकर उसके बाएं कान में हल्की सी फुसफुसाहट होती है। विशाल, अगर मैं गलत नहीं तो एक बात कहूं, ये दिव्या आज संस्कार चैनल छोड़कर फैशन चैनल कैसे बन गई? ये तो इन कपड़ों में नूरा फतेही लग रही है। तभी विशाल की दाहिनी तरफ से वही कुछ देर पहली वाली सीटी एक बार दोबारा से सुनाई देती है, और उसके साथ ही एक फुसफुसाती आवाज आती है, ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वैसे भी कभी भी भूत प्रेत और लड़कियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पल में माशा, पल में तोला हो सकती है। अभी विशाल उन दोनों की बात पर अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही उसे एक बार और चौंक जाना पड़ा, क्योंकि होटल की सीढ़ियों से उतरते हुए उसे दिव्या नजर आती है, और वो हैरान होकर अपने सामने मौजूद दिव्या की तरफ देखता है। तभी दिव्या की शक्ल में मौजूद मल्लिका शेखावत अपना असली रूप ले लेती है, और ये देखते ही बंसी और मुरली समेत विशाल भी दंग रह जाता है। तभी मल्लिका टॉन्ट करते हुए विशाल से कहती है, हाँ, ये मैं मल्लिका हूं,
और तुम्हें इतना ज्यादा चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम दिव्या पर मर मिटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें परखने के लिए ये भेष बदल कर आई थी। वहीं विशाल मल्लिका की तरफ देखकर कहता है, आप प्लीज ये सब बातें करना बंद कीजिए। लेकिन जाने से पहले मल्लिका विशाल से इतना जरूर कहती है, मैं जा तो रही हूं, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर ही बनी रहेंगी। जिसके जवाब में विशाल उससे कहता है, थैंक यू। और वहीं इससे पहले कि दिव्या वहां पहुंचती, मल्लिका हवा में धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। वहीं सीढ़ियों से उतरते हुए दिव्या विशाल का खुला हुआ मुंह देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? अभी अभी तुम किससे बात कर रहे थे? दिव्या के सवाल पर विशाल जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है इस होटल राजमहल में मैं और किससे बात कर सकता हूं? इस पर हंसते हुए दिव्या कहती है, भूतों का होटल है, जरूर तुम किसी भूत से ही बात कर रहे होगे। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, जिसमें उनका साथ बंसी और मुरली भी देते हैं। मुरली बंसी की तरफ देखकर कहता है, सुना तूने? अच्छे से सुना कि नहीं? ये हमारी ही तारीफ कर रही है। इस बात पर बंसी कहता है, अबे चिरकुट, इसे तारीफ करना नहीं बल्कि मजाक उड़ाना कहते हैं। जिस पर कंफ्यूज होकर मुरली घूरती हुई नजरों से दिव्या की ओर देखने लगता है। वहीं अभी दिव्या इस वक्त अपने फोन में एक खींची गई फोटो दिखा रही होती है और विशाल उस तस्वीर की तरफ देख रहा होता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये आवाज पूरे लॉबी से गुजरते हुए उनके कानों तक गूंज उठती है। ये एक लड़की या कहे औरत की आवाज हो सकती है, जो अपने पूरे दम खम के साथ चीख रही होती है, जो शायद अपने कमरे से चीख रही है। तभी इस आवाज को सुनकर विशाल अपने डेस्क से बाहर निकलता है और आवाज की ओर बढ़ने लगता है। विशाल को आगे बढ़ता हुआ देखकर दिव्या भी उसके पीछे पीछे जल्दी से बढ़ने लगती है। वहां पहुंचकर विशाल और दिव्या दोनों देखते हैं कि ये एक 28 से 30 साल की नौजवान लड़की है, जो लगातार चीखती चली जा रही है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और स्मार्ट है और अपने कपड़ों से वो किसी अच्छे खासे परिवार की लग रही है, लेकिन उसका टोन इस वक्त बहुत ही ज्यादा हाई है और उसके नाक पर इस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसने अपनी आंखों पर एक रिमलेस चश्मा पहन रखा है। उसके गले में एक महंगा गोल्ड चेन लटक रहा है। लड़की इस वक्त अपने नाइट गाउन में मौजूद है, जिससे उसकी खूबसूरती उन कपड़ों में से बखूबी झांक रही है। और इस वक्त वो लड़की एक हाउसकीपर पर झल्लाते हुए चिल्ला रही है, मेरे गोल्ड इयररिंग्स अभी यहीं थे, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ मैं आती हूं या फिर हाउस क्लीनिंग स्टाफ। मुझे जवाब चाहिए कि मेरे गोल्ड इयररिंग्स कहां गए। इस शोर शराबे को सुनकर तभी भागते हुए एक आदमी कोट और पैंट पहने हुए आता है। उसने अपनी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा रखा है। ये देखने से इस पूरे होटल राजमहल का मैनेजर लग रहा होता है और भागने की वजह से उसके कोट पर मौजूद टाई हवा में उड़ने लगती है और वो आकर ठीक रूम नंबर 2028 के सामने खड़ा हो जाता है, जहां अभी अभी ये कहासुनी चल रही है। और अपनी हाफती और फूलती हुई बेकाबू सांसों को कंट्रोल करते हुए वो आदमी उस लेडी से कहता है, व्हाट हैपेंड मैम? क्या हुआ? इस सवाल को पूछने के दौरान भी उस मैनेजर की आंखें
बराबर से उस हाउसकीपिंग स्टाफ पर भी जाती है जो सर झुकाए हुए वहां चुपचाप से खड़ा है। तभी वो लेडी उस मैनेजर की ओर देखकर कहती है, आप इस होटल के मैनेजर हैं ना? और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके इस हाउसकीपिंग के लड़के ने मेरे इयररिंग्स चोरी किए हैं। ये सुनते ही वहां खड़ा एक लड़का अपने मैनेजर की ओर देखकर कहता है, नो सर, मैंने चोरी नहीं की। इस पर वो लड़की अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मैं आपको लिख कर दे सकती हूं कि इसी ने ये चोरी की है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अपने इयररिंग को अपने रूम की साइड ड्रॉअर में रखा था और इस आदमी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। और अभी जब मैं यहां अपने कमरे में वापस लौट कर आई तो मुझे मेरे इयररिंग उस ड्रॉअर में तो क्या कहीं नहीं मिले। मैंने पूरे कमरे में ढूंढ कर देख लिया, लेकिन इयररिंग कहीं नहीं है। और अपनी आवाज पर थोड़ा और जोर डालते हुए उस लेडी ने कहा, और मैंने जाते वक्त इसी लड़के को कहा था कि मेरा रूम क्लीन करके रखना और फिर रूम क्लीन करने के बाद कमरा लॉक कर देना। इस बात पर इतनी देर से चुप खड़ा हाउसिंग स्टाफ अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ रूम क्लीन किया था, मुझे तो पूरे कमरे में कहीं भी कोई इयररिंग नहीं मिली और मैं किसी इयररिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर रूम नंबर 2028 की लेडी कहती है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने कमरे की सफाई करने के साथ साथ इयररिंग की भी अपने हाथों से सफाई कर दी। आप इसके रूम की तलाशी लीजिए, आपको इयररिंग वहां से मिल जाएंगे। इस बात पर मैनेजर बीच बचाव करते हुए कहता है, मैडम प्लीज आप काम डाउन हो जाइए, मैं इसकी इंक्वायरी करवाता हूं और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पुलिस को भी यहां बुला लूंगा। मैनेजर की इस बात पर वो लेडी कहती है, हाँ जी, आप ये करके देखिए, बिकॉज आई वॉन्ट माई गोल्ड इयररिंग बैक। और वहीं क्लीनिंग स्टाफ की ओर देखकर नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए वो लेडी कहती है, विनय, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान होगे, अपने काम को लेकर ईमानदार होगे, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत थी, क्योंकि तुम तो चोर निकले। तभी मैनेजर विनय से गुस्से में बोलता है, चल यहां से। इस बात पर विनय बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसके चेहरे का रंग गुस्से में होने की वजह से उड़ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि शनाया बजाज एक ऐसी लेडी निकलेगी जो सीधे सीधे उस पर चोरी का इल्जाम लगा देगी। वहीं इस पूरे बहसबाजी में हर इंसिडेंट, हर वाक्य और इल्जाम को विशाल और दिव्या वहां खड़े खड़े एक कोने से सुनते जा रहे हैं और वो इस वक्त ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही कह रहा है और कौन झूठ। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शनाया बजाज का कोई इयररिंग है भी या नहीं, या फिर होटल का क्लीनिंग स्टाफ विनय बेकसूर है और सच कह रहा है। वो बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे जानने के लिए बेसब्र है। वहीं थोड़ी देर बाद होटल राजमहल के बाहर मौजूद क्लीनिंग स्टाफ के क्वार्टर में मैनेजर समेत कुछ और 2-3 लोग विनय के कमरे की पूरी तरह से तलाशी ले रहे हैं, हर एक चीज की, बिस्तर से लेकर अलमारी से लेकर हर एक चीज की, जो भी वहां विनय के कमरे में मौजूद है। और उस वक्त वहां विशाल और दिव्या भी मौजूद है और वे विनय के चेहरे पर चढ़ उतर रहे भाव को भी देख रहे हैं। विनय अपने आप में कुछ असहाय और मजबूर सा नजर आ रहा है। काफी देर तक ढूंढते रहने के बाद विनय के कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। तभी मैनेजर की नजर लकड़ी की अलमारी में रखे गए एक स्टील के बॉक्स पर जाती है। मैनेजर को कुछ शक होता है, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स को खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैनेजर को उस बॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ देखकर विनय की आंखें भी उसी ओर ठहर जाती हैं और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है उसमें से एक गोल्ड इयररिंग बाहर निकलता है, जिसे देखकर मैनेजर समेत
विशाल और दिव्या की नजरें भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि अब तक वे जिसे लाचार और बेबस समझ रहे थे, वो दरअसल में एक झूठ और फरेब का नकाब पहने हुए उन्हें बेवकूफ बना रहा था। गोल्ड इयरिंग को अपने हाथों में लेकर मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और विनय को डांटते हुए कहता है, शनाया मैडम सही कह रही थी, तुम सिर्फ चेहरे से ईमानदार लगते हो, लेकिन तुम हो नहीं। इतना कहते कहते मैनेजर विनय को इयरिंग के साथ खींचता हुआ शनाया मैडम के कमरे में लेकर जाता है और उन्हें वापस लौटाते हुए कहता है, सॉरी मैम, विनय ने चोरी की है, ये लीजिए आपकी इयरिंग। और इतना सुनते ही शनाया विनय की तरफ जाती है और एक जोरदार थप्पड़ विनय के चेहरे पर लगाती है, जिससे विनय की आंखों से आंसू बहने को होते हैं, क्योंकि उसे कई सारे लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया गया है। लेकिन शायद अभी उसका बेइज्जत होना और भी बाकी है। ये शोर सुनकर उस वक्त उस कमरे को घेर कर कई सारे स्टाफ और होटल के गेस्ट खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तमाशा चल रहा हो। और शनाया इस वक्त और ज्यादा जोर जोर से अपनी उंगली के इशारे से विनय को टारगेट करते हुए बेइज्जत करती जा रही है। चोर हो तुम, चोर! तुम छोटे लोगों को ना मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। पर नहीं, गलती मेरी भी है। मैंने ही तुमसे हंसकर 4 बातें की थी, लेकिन तुमने तो अपनी हदें ही लांघ दी, अपनी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। तुमने मेरी झूठी मूठी जैसी तैसी तारीफ की और मैं उन बातों में बह गई। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और मेरी इन्हीं अच्छाइयों का फायदा उठाकर तुमने मौका देखा और मेरा सामान चोरी कर लिया। इन सब बातों को सुनकर सब लोग विनय पर हंस रहे हैं। कई सारे लोग विनय की ओर इशारा करके उसके क्लास और उसके स्टेटस का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं विशाल और दिव्या को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो उन्हें शनाया की बातों पर ही विश्वास नहीं आया था। उन्हें उस पर भी डाउट हुआ था कि शायद शनाया ही झूठ बोल रही है, लेकिन अब सारी सच्चाई उनके सामने क्रिस्टल क्लियर है। वहीं विनय की शक्ल देखने लायक है। उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से बदल चुका है और गुस्से में उसका चेहरा लाल नजर आ रहा है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन इस वक्त उसके पास कहने को कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वहां मौजूद लोग उसे ही उल्टा मारने और पीटने लगेंगे। वहीं सबके वहां से जाने के बाद कमरे में मैनेजर और विनय ही मौजूद रह गए हैं। वहीं अपनी भड़ास पूरी तरह से निकालने के बाद शनाया अपना गोल्ड इयरिंग लगभग मैनेजर के हाथ से छीनते हुए कहती है, मुझे ये बेहुदा आदमी यहाँ इस होटल के आसपास तो क्या कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं इसे सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना कहकर विनय को धक्का देते हुए धड़ाम की आवाज के साथ शनाया अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं मैनेजर लगभग घसीटते हुए विनय को होटल राजमहल से बाहर निकालते हुए कहता है, आज के बाद तेरा इस होटल राजमहल के साथ कोई लेना देना नहीं, निकल जा यहां से और आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। ये जो सैलरी बाकी है तेरी, इसे ले और दफा हो। इतना कहकर होटल का मैनेजर एक 1000 का मुड़ा तोड़ा सा नोट निकालकर उसके पॉकेट में ठूस देता है और वहां होटल से धक्के मारकर विनय को निकाल देता है। वहीं विनय वहां होटल से बाहर जाते हुए भी गुस्से भरी नजरों से शनाया के कमरे को देख रहा होता है, जिसके कमरे की बत्ती इस वक्त जल रही है और वो उस कमरे की ओर देखकर हौले से बड़बड़ाते हुए कुछ कहता है, जैसे कि कोई प्रतिज्ञा ले रहा हो शनाया से बदला लेने की। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या वाकई में विनय ने शनाया से कोई बदला लिया था
और अगर बदला लिया भी था तो कैसा बदला लिया था?